बुलंदशहर में मंचलों से बचने के चक्कर में जान गंवाने वाली सुदीक्षा भाटी से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ये वीडियो हादसे के कुछ ही देर पहले का है, जिसमें दो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं जो बुलेट से जा रहे हैं। आरोप है कि बुलेट पर बैठे लड़कों ने सुदीक्षा से छेड़छाड़ की थी, जिससे बचने के दौरान सुदीक्षा का स्कूटर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी वीडियो में दो संदिग्ध एक मोटरसाइकिल पर लाल रंग की शर्ट पहने दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, जहां पर बुलेट पर दो संदिग्ध दिख रहे हैं। लाल कलर की शर्ट पहने ये संदिग्ध बुलेट से होते हुए गुजर रहे हैं उस रास्ते से। हालांकि जांच अब और आगे भी बढ़ रही है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। ये जो सीसीटीवी है ये घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर पे बताई जा रही है कि एक दुकान के बाहर ये सीसीटीवी लगी थी और उसी का ये फुटेज अब सामने आया है। दरअसल बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी नाम की एक लड़की की मौत हो गई। छात्रा के चाचा ने आरोप लगाया कि जब वो सुदीक्षा के साथ स्कूटर से बुलंदशहर के औरंगाबाद जा रहे थे, तभी बाइक सवार लड़कों ने सुदीक्षा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। सुदीक्षा के चाचा ने बताया कि इस दौरान लड़के उनके स्कूटर के आसपास स्टंट करने लगे और उनके स्कूटर से टकरा गए। हादसे के बाद सुदीक्षा सड़क पर गिर गई और उनकी मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली सुदीक्षा भाटी अमेरिका के वेबसेन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और वो छुट्टियों में अपने घर आई थी। 20 अगस्त को सुदीक्षा को अमेरिका लौटना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद घर वालों में कोहराम मचा है। सुदीक्षा को अमेरिका में पढ़ने के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। बताया गया कि सुदीक्षा के पिता की चाय की दुकान है और उनके परिवार की हालत ठीक नहीं है। सुदीक्षा ने 2018 में 12वीं की परीक्षा में बुलंदशहर टॉप किया था। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में सुदीक्षा को 98% अंक मिले थे। वहीं सुदीक्षा के पिता जितेंद्र भाटी ने दावा किया कि हादसा नहीं बल्कि हत्या है। आप लोगों ने बताया है कि मंचलों की वजह से ये सब हुआ है एक्सीडेंट। ये सीधा मर्डर है, एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। एक्सीडेंट होता है कि बाइक बार में बाइक टकराती है। ये 2-4 किलोमीटर तक आगा पीछा करना और टॉन्ट कसना और बाइक के आगे बाइक बढ़ा देना, ये मर्डर है। एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है मंचलों का। अच्छा। मन मर्जी है मंचलों की, कुछ भी करते हैं। सुदीक्षा की मौत की वजह जहां उनका परिवार छेड़छाड़ बता रहा है, वहीं पुलिस दावा कर रही है कि सड़क हादसे में सुदीक्षा की जान गई। साथ ही पुलिस ने दावा किया कि जिस स्कूटर पर सुदीक्षा बैठी थी उसे नाबालिग चला रहा था। ये पता लगा कि कोई प्रोटेक्शन नहीं था, सर में कुछ हेलमेट वगैरह नहीं लगाए थे बच्चे, और रोड पे इम्पैक्ट से उनकी एक्सीडेंट में दुखदाई एक डेथ हुई है। वहाँ पर जो हमारी वैन है PRV जो सबसे पहले स्पॉट पे पहुँची थी, उसका जो स्टाफ है उनसे भी लोकल पुलिस ने बात करी है। कोई स्टंट की बात वहाँ पर नहीं उस टाइम पर आई है। हादसे में अपनी होनहार बेटी खोने के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। परिवार के लोग यहाँ पर हैं, गांव के लोग हैं, क्योंकि होनहार बच्ची थी और आज यहाँ पर मातम मनाने हर कोई आया है। उसकी वजह यह है कि एक मासूम बच्ची, एक होनहार बच्ची को सभी ने खोया है। गांव की महिलाएं हैं। अम्मा, एक होनहार बच्ची आपके गांव की। बेटा होनहार का ही बड़ा नाम करे हो, पूरी बस्ती को भी और धारे को भी। अरे बड़ा दुख हो रहा सबके। जिसने छेड़छाड़ करी थी उनको पकड़ा जाना जरूरी है। हाँ, जरूरी पकड़ना है। जब ऐसा बाइक मारी गई है, बुलेट ऐसे चलाई है, ऐसे चलाई है, फिर ब्रेक मारे आगे जाएंगे, फिर अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई कल से, तो कुछ तो होना चाहिए ना। वहीं जब सुदीक्षा के हादसे में मौत हुई, उस वक्त उनके चाचा भी सुदीक्षा के साथ मौजूद थे, जिन्होंने हादसे के बारे में बताया। सुदीक्षा को अपने मामा के यहाँ पे जाना था। उसको 20 तारीख का उसका वापस जाने का टिकट था और वो अपने मामा के यहाँ जा रही थी। तो उसी दौरान हम जब जा रहे थे तो 2 बाइक पे बुलेट बाइक थी। उन्होंने हमारा 1-2 किलोमीटर के करीब उन्होंने हमसे कभी आगे कभी पीछे ऐसे करते
बाइक को निकाला, कभी आगे कभी पीछे। हमने अपनी बाइक धीमी कर ली, धीमी करने के बाद में फिर उन्होंने हमसे आगे एकदम तेज बाइक निकालने के बाद में अपनी, और हमारे आगे आके एकदम उन्होंने ब्रेक मारे हैं। ब्रेक मारते ही हमारी बाइक भी उनके नज़दीक तक पहुंच गई। मैंने भी ब्रेक लिए हैं और उनके नज़दीक भी जाते ही मैं भी गिर गया हूँ। सुदीक्षा पीछे की तरफ गिरी है, सुदीक्षा का सर रोड पे लगा है और वहीं सुदीक्षा की मौके पे ही मौत हो गई। बुलंदशहर में हुई छात्रा की मौत पर सियासी घमासान भी छिड़ गया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, बुलंदशहर की घटना यूपी में कानून के डर के खात्मे और महिलाओं के लिए फैले असुरक्षा के माहौल को दिखाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन छेड़खानी की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेता। इसके लिए व्यापक फेरबदल की जरूरत है। महिलाओं पर होने वाले हर तरह के अपराध पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। दो लोगों को पुलिस खोज रही है इस पूरे मामले में, जिन पे आरोप परिवार के लोगों ने लगाया है, तो पार्टी किस तरह की मांग करेगी? देखिए, हमारी मांग तो ये है कि दो मनचले हैं, वो आइडेंटिफाइड हैं। चाचा मौजूद है, उन्होंने पूरी घटना को बताया है, वो पहचान सकते हैं। उनको लेके और बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हत्या का मुकदमा होना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने छात्रा की मौत पर दुख जताया और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य की योगी सरकार को घेरा। बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अति दुखद, अति शर्मनाक और अति निंदनीय। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? यूपी सरकार तुरंत दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, बीएसपी की यही पुरजोर मांग है। समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, हम तो अपराधियों को एनकाउंटर कर रहे हैं। कौन से अपराधी को एनकाउंटर कर रहे हैं आप? आपकी पुलिस का और उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल खत्म हो चुका अपराधियों के ऊपर में। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। बुलंदशहर की लड़की, बेचारी बच्ची जो यहाँ स्कॉलरशिप लेके अमेरिका तक पहुंची, गरीब घर की बच्ची, और अमेरिका से वापस आती है बुलंदशहर अपने गांव घर, तो उसको छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है और एक्सीडेंट में उसकी हॉस्पिटल ले जा पहुंचने पर उसकी मौत हो जाती है। ये आपकी कानून व्यवस्था है? ये अपराधियों पे आपका लगाम है? और अब बात आसमानी आफत की। आसमानी आफत की सबसे खौफनाक तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सामने आई। लगातार बारिश की वजह से उफान पर बह रहे एक नाले पर 2 गाड़ियां फंस गईं। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों बड़ी गाड़ियां अपना नियंत्रण खो बैठी। देखते देखते एक गाड़ी तो पूरी तरह से फिसल कर पानी में समा गई, तो वहीं दूसरी गाड़ी जो थी वो भी खिसकती हुई दिखने लग गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस दौरान ड्राइवर पहले ही गाड़ी से कूद गया और उसने अपनी जान बचा ली, जिससे किसी की जान का नुकसान तो नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इस रास्ते पर एक पुल की जरूरत है, लेकिन पुल न होने की वजह से ही ये भयानक हादसा हुआ है। देश में भारी बारिश और बाढ़ से कई राज्यों के लोग बेहाल हैं। कश्मीर और उत्तराखंड से लेकर बिहार और तमिलनाडु तक कहीं नदियों में जबरदस्त उफान आया हुआ है, तो कहीं पूरा का पूरा गांव पानी में डूबा है। ऐसे हालात में हादसे भी होना तय है और देश के कई हिस्सों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु और बिहार, ये तस्वीरें जरा आप देखिए और अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के ये इलाके जहां पर आफत बनकर ये बारिश बरस रही है और ऐसे में लोगों की दिक्कतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उम्मीद ये है या तो उन तक कोई राहत पहुंचे या फिर पानी जो है ना बरसे, ताकि पानी का जो स्तर बढ़ रहा है इलाके में वो कम हो जाए। तो जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, लगातार बारिश की वजह से उफान पर बह रहे एक नाले पर 2 गाड़ियां ये आप देख रहे हैं। दरअसल ये नाला जो अब इतना यहाँ पर उफान हो गई कि इसके बीच से गाड़ी निकाल पाना मुश्किल था, लेकिन बावजूद इसके ये लोग गाड़ी लेकर इस रास्ते को पार करने की कोशिश करते हैं।
हालांकि संतुलन बिगड़ता है, पानी का बहाव वहां बहुत ज़्यादा और ऐसे में गाड़ी धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ ही बहती नजर आती है। वक्त रहते ही ड्राइवर गाड़ी से उतर जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन यहाँ वो गाड़ियाँ जो हैं वो पानी के साथ ही बहती नजर आती हैं। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की तस्वीरें हैं, जहाँ पर ये नाला जो है वो उफान पर है। पानी का बहाव इतना तेज़ है कि दोनों बड़ी गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो अपना नियंत्रण खो बैठती हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में उफान पर बह रही एक नदी में एक बच्चा फंस गया, जिसके बाद बीएसएफ के जवान ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस बच्चे को बचाया। तस्वीरों में नजर आया कि कैसे बीएसएफ जवान अजय खुद पानी में कूद गए और बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर किनारे की तरफ आने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि आखिरकार उन्होंने किनारे खड़े लोगों से इशारे से रस्सी का इंतजाम करने को कहा। इस दौरान बीएसएफ जवान के साथ एक और शख्स पानी में मौजूद था। हादसे से बच्चा काफी घबराया हुआ था, लेकिन रस्सी के सहारे आखिरकार उस बच्चे को बचा लिया गया। तो ये तस्वीर आप देखिए, बच्चा भी काफी देर तक वहां पानी के बीच फंसा रहा। हालांकि वक्त रहते ही बीएसएफ के जो जवान थे उनकी नज़र इस बच्चे पर पड़ती है और उसके बाद इस उफानते नदी में ही छलांग लगाते हुए ये जवान नदी में उतरते हैं और इस बच्चे को बाहर निकालते हैं। वहीं दक्षिण में लगातार मूसलाधार बारिश का असर यहाँ के कई राज्यों पर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के धर्मपुरी में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मशहूर झरने में पानी का बहाव काफ़ी तेज हो गया। यहाँ दूर से ही झरने में छलछलाता हुआ पानी तेजी से जाकर नदी में मिल रहा है, जिससे नदी में पानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। पानी का बहाव सर आप देखिए कितनी तेज से ये झरना बहता हुआ नजर आ रहा है और ये नदी में पहुंच रहा है ये पानी, जिसके बाद पानी का स्तर बढ़ रहा है। नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी हैं और इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी ही पानी नजर आने लग गया है। कई गांव तो टापू में तब्दील हो गए, कई गांव तो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं और ऐसे में लोगों के सामने रहने और खाने की चुनौती। वहीं बिहार की ये तस्वीर, जहां भागलपुर में कोसी नदी में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाके चपेट में आ गए। उफान पर बह रही नदी के किनारे की जमीन के कटने की वजह से वहां बन रही एक पानी की टंकी को भी ये पानी अपने साथ बहा कर ले गया। चारों तरफ नदी के पानी से घिरी पानी की टंकी धीरे धीरे बहती नजर आई और देखते देखते पूरी पानी की टंकी पानी में ही समा गई। तो ये पानी की टंकी का निर्माण का काम यहाँ पर चल रहा था, लेकिन क्योंकि बाढ़ जैसे हालात बिहार में है, इसलिए ये काम थोड़ी दिन के लिए रोक ज़रूर दिया गया था, लेकिन पानी जो है उसका स्तर बढ़ने लग गया। कटान की समस्या भी खड़ी हो गई और इसी कटान की वजह से ये पानी की टंकी पानी में बहता नजर आया। वहीं ये तस्वीर उत्तराखंड के बागेश्वर की, जहां बाढ़ जैसे हालात बनने से करीब 30 जगह रास्ते बंद हो गए हैं। यहां नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई सड़कों का संपर्क टूट गया है। यहां सरयू नदी उफान पर है, जिसमें एक शख्स के साथ हादसे की भी खबर आई है। हालांकि शख्स को वक्त रहते बचा लिया गया। तो कई रास्ते बंद हो गए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई जगहों पर तो अब पहाड़ की गिरने की वजह से सड़कों पर मलबा भी जमा हो गया है, जिसको हटाने का काम भी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर, जहां सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है और इसी पानी के बीच अब लोग रहने को मजबूर। वहीं उत्तराखंड के चमोली में देर रात मूसलाधार बारिश ने बद्रीनाथ हाईवे पर काफी तबाही मचाई। चमोली के बाजार के पास पहाड़ से मलबा और पेड़ों की गिरने से ये रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। यहाँ पेड़ के नीचे आने से पुलिस की गुमटी भी ढेर हो गई और साथ ही एक दुकान का गोदाम भी ढह गया। पेड़ और मलबा गिरने से बिजली के तार भी झूल गए और काफी देर तक चमोली के मुख्य बाजार में बिजली गुल रही। नुकसान की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही एनडीआरएफ की टीम पेड़ को काटकर रास्ते से हटाने में जुटी हुई है।
और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पिछले 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहाँ लगातार कभी हल्की कभी तेज बारिश से अंबिकापुर में महान नदी के ऊपर बना जो पुल है वो पानी में ढह गया। पुल पर नदी का पानी आने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आए। हालांकि किसी तरह के हादसे से बचने के लिए पुल पार करने की जानकारी प्रशासन को मिलते ही पुल की तरफ जाने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया, क्योंकि बेहद ही खतरनाक पुल के ऊपर आप देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसी पानी के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसीलिए जब ये जानकारी प्रशासन को मिली तो खतरे को भांपते हुए फिलहाल ये रास्ता बंद कर दिया गया है और यहाँ से किसी को भी जाने के लिए रोक दिया गया है। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दूल्हा अपनी शादी के लिए नाव पर सवार होकर बारात लेकर निकल पड़ा। इस दौरान दूल्हा तो गुब्बारों से सजी नाव पर बैठा था, लेकिन काफी बाराती घुटनों तक भरे पानी में नाचते नजर आए। इतना ही नहीं, पानी के बीच एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर गाने बजाने की व्यवस्था भी की गई। कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार तो कुछ पानी में ही चलते हुए बारात में डांस करने लगे। और ये तस्वीर जरा आप देखिए, दरअसल बाराती हैं कुछ लोग, नाव को सजाया गया, दूल्हा उसमें बैठता है और उसके बाद ये बारात निकल पड़ती है। लेकिन यहाँ पानी घुटनों तक भरा है और इसी घुटने तक पानी में ये बारात निकल रही है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट की भले पार्टी में घर वापसी हो गई हो, लेकिन उन्होंने सीएम गहलोत की बयानबाजी पर सवाल उठा दिए। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सचिन पायलट ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी से उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष जैसा कोई पद नहीं मांगा है। तो 33 दिन बाद पायलट ने अपने मन की बात रखी। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इस बारे में बातचीत की और ये कहा कि उनका काम है अपनी जनता के लिए काम करना और वो हमेशा वो करते रहेंगे। सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि घर वापसी हो रही है आपकी? हम सब साथियों ने कुछ इश्यूज़ को रेज़ किया जो हमारी पार्टी के इश्यूज़ थे और पार्टी अध्यक्ष और सेंट्रल लीडरशिप के सामने उन इश्यूज़ को रेज़ किया। वो हमारा अधिकार भी है और मुझे लगता है कि फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक घर वापसी की बात है, कोई सीमा लांघ गया हो या किसी ने पार्टी छोड़ने की बात सोची या कही हो, तो मैं समझता हूँ ये सवाल आपका वाजिब है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ ये सवाल आपका वाजिब नहीं है। रंजन, आपको ना कल आप जब उस मीटिंग से बाहर रात को आए थे तब आपने ये कहा था कि राजनीति के डिस्कोर्स में देयर शुड बी अ मर्यादा, एक मर्यादा की बात आपने कही थी। और मुझे याद है अशोक गहलोत ने आपके बारे में कहा था कि आप निकम्मे हो, नाकारा हो, कोई काम आप नहीं करते थे, आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग गुड लुकिंग नेता हो, उसके अलावा आप में और कुछ नहीं है। आपको ये सुन के बहुत बुरा लगा उस समय? मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि पब्लिक डिस्कोर्स में, राजनीति में कोई व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत ग्लानि या व्यक्तिगत कटुता की भावना नहीं होनी चाहिए। और एक शब्दावली का प्रयोग, जिन शब्दों का चयन हम लोग करते हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और मेरा जो सबसे कठोर विरोधी होगा दूसरे दल का, जिसने चुनाव मेरे खिलाफ लड़े हैं या जिसने मेरे को बहुत कुछ कहा है, फिर भी एक मान मर्यादा बना के रखनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं एक उस सीमित दायरे में रहकर अपनी बात को रखूं। मैंने इश्यूज़ रेज़ किए थे, प्रिंसिपल्ड इश्यूज़ थे, फंक्शनिंग के, गवर्नेंस के, लीडरशिप के, और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में इतना लोकतंत्र है कि अपनी बात को हम रख सकते हैं। But you know, Ashok Gehlot in an interview to us also said कि आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं थी पिछले 1.5 साल में। तो ऐसे कैसे सरकार चल सकती है? क्या ये बात सही है कि आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था? और क्या ऐसे में आपके लिए वहाँ वापस जाके वहाँ पे राजस्थान में काम कर पाना आसान होगा? अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ नेता हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा इसको मेंटेन किया है कि पब्लिक लाइफ में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन उसको कभी पर्सनल नहीं बनाना चाहिए। और मैंने 6.5 साल, पल्लवी जी, मैंने 6.5 साल कांग्रेस अध्यक्ष का काम किया है और 5 साल हम विपक्ष में थे। तो हम लोगों ने लाठियां खाई, हम जेलों में गए, हमारे में मुकदमे हुए, घेराव किया, धरना किया, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी और सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर खून पसीना बहा, तभी जाके सरकार बनी है। अब जिन लोगों ने सरकार बनाने में योगदान दिया है उनकी हम पूछ नहीं करेंगे, उनको मान सम्मान नहीं देंगे, उनके काम हम लोग नहीं करेंगे, तो जवाबदेही मेरी बनती है एज पार्टी प्रेसिडेंट।
तो ये सब इश्यूज़ हमने रेज़ किया था और मुझे लगा कि उसका निराकरण करने की बजाय एक तरह की एक एक्रोमनी पैदा हो गई और उसी कारणवश हम सब लोगों को दिल्ली में आके अपनी बात को रखना पड़ा। तो वो टिपिंग पॉइंट क्या था? क्या वो सेडेशन चार्ज या जो नोटिस आपके खिलाफ दायर किया क्या वो टिपिंग पॉइंट था जिसके कारण आप दिल्ली आए? स्वाभाविक है किसी व्यक्ति के ऊपर जो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हो उस पर आप देशद्रोह का चार्ज लगाएं या नोटिस भेजें या पूछताछ करने की बात रखें बिना वजह, तो उससे बहुत ठेस काफ़ी लोगों को पहुंची। मुझे भी बुरा लगा कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी और इस बात को हम लोगों ने उठाया। इसके अलावा बहुत से ऐसे इश्यूज़ थे जो मैं चाहता था एड्रेस हों और वो हो नहीं पा रहे थे क्योंकि मैंने कहा जो लोग संगठन आदि के रिस्पॉन्सिबल थे इस कम्युनिकेशन के, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे। इस बात को मैंने उठाया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो मामला बढ़ता गया और अंत में आके हम लोगों को स्टैंड लेना पड़ा। क्या बदल गया कल कि आप जाके मिलाए गांधी परिवार से, राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी वाड्रा से? क्या आपके दिमाग, क्योंकि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शंस बचे नहीं थे। अब 100 तरह के आप आरोप लगाना चाहें या सुनना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा स्टैंड शुरू से क्लियर था। मैंने ना तो कांग्रेस अध्यक्षा, ना कांग्रेस पार्टी, ना कांग्रेस सरकार, इवन सरकार के अंदर भी हमें लगा कि कार्यप्रणाली में बदलाव की ज़रूरत थी, उसको हमने मुद्दा बनाया और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में कोई अतिशोक्ति नहीं है अपनी बात को रखना। उसका संज्ञान लिया गया और समय रहते ही पार्टी ने सारे इश्यूज़ को टेकअप करने के बाद एक रोड मैप तैयार किया है जिससे सारी समस्याओं का निराकरण बहुत जल्द हम लोग कर पाएंगे। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे। अशोक गहलोत ने कहा 3 सदस्यों की एक हाई लेवल कमेटी बनी है जो सभी मुद्दों को सुलझाएगी। सर जाहिर सी बात है 3 लोगों की कमेटी बनी है तो कोई उनकी ग्रीवेंशियल होगी तो वो उनको बता देंगे। इतने लंबे समय तक होटलों में रहना पड़े जिनको, उनको हम कैसे बोल सकते हैं? तो उनके लिए हमारे दिल में जो भाव है वो जानते हैं, मैं जानता हूँ और उसी कारण से वो लोगों ने विश्वास करके मेरे पर, हाईकमांड पर उन्होंने रहना स्वीकार किया। उनको विश्वास हाईकमांड पे भी है, मुझ पे भी है, उसको हम बनाए रखेंगे किसी कीमत पर, ये निश्चिंत रहो। और जो लोग आए हैं अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराज़गी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सर जो आदमी सत्ता में होता है, असेंबली के अंदर भी सत्ता पक्ष जो होता है उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है विपक्ष को साथ लेकर चलने की। उधर यूपी के बागपत में मॉर्निंग वॉक पर निकले बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बीजेपी नेता संजय खोकर आज सुबह अकेले घूमने निकले थे, तभी हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलते ही एसपी समेत सभी बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं बीजेपी नेता की हत्या की खबर सुनते ही इलाके में तनाव फैल गया। संजय खोकर 3 साल तक बागपत में बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे थे। इस वारदात के बाद अपराधों की रोकथाम न कर पाने के आरोप में इलाके के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। 4 लड़के हैं और 4 को तो पहचानते हैं क्योंकि उनके घर का आदमी साथ में था और 2 आदमी ऐसे हैं जिनको नहीं पहचानते हैं। तो इसमें 2 आदमियों को हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए डिटेन कर लिया है और बाकी की हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी मिल जाएंगे। प्रभावी ढंग से हम लोग स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करते तो ये शायद घटना अवॉइड की जा सकती थी, इसलिए हमने उनको सस्पेंड किया है तत्काल प्रभाव से और उनका रोल भी देखेंगे और अगर किसी और की भी लापरवाही पाई जाएगी तो उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे हम। एक बार फिर से प्रमाणित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 3 साल में जंगल राज फैलाया है उससे आम जन त्रस्त है, परेशान है, पीड़ित है। जब सत्ता पक्ष के नेता विधायक ही सुरक्षित नहीं है, उनकी दिन दहाड़े मारकर हत्या कर दी जाती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम जन की क्या हालत होगी, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या इंतजाम कर पा रही होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से फेल है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भी बदमाशों के आगे पुलिस बेपर नजर आई। एक गांव में जमीन विवाद में 2 गुटों में झड़प की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें जमकर लाठियां बरसी। बेखौफ बदमाश गाड़ी से गांव में घुसे और वहां कुछ लोगों से मारपीट करने लगे, लेकिन इस गांव
कि दूसरे लोगों ने लाठियों के साथ उनको घेर लिया। फिर दोनों गुटों में जमकर लाठियां चलने लगी। मारपीट की इस घटना को मौके पर मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। जब बदमाशों की गुंडागर्दी की ये तस्वीर वायरल हुई तो जाकर पुलिस को इसका पता चला।